हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, उसका जो नाम है दिष्टकारी। तो सबसे पहले दिष्टकारी के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आता है, चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो उसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि दिष्टकरण किसे कहते हैं। दिष्टकरण किसे कहते हैं और दिष्टकरण या दिष्टकारी की, ये जो हमारा चैप्टर का नाम क्या बताया हमने, दिष्टकारी की, दिष्टकारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। या तो क्वेश्चन मिलेगा आपको कि दिष्टकरण किसे कहते हैं एवं दिष्टकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शुरुआत यही से करते हैं हम, दिष्टकरण किसे कहते हैं। दिष्टकरण प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में, प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में बदलना, या कहें हम एसी को डीसी में चेंज करना ही दिष्टकरण कहलाता है। एसी को किस में चेंज करते हैं हम, डीसी में। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, दिष्टकरण, या प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्टकारी संकेत में बदलना ही दिष्टकरण कहलाता है। ये तो था हमारा क्वेश्चन, दिष्टकरण किसे कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़े। आप सभी जानते हैं कि कुछ विद्युत उपकरण ऐसे होते हैं जिनके लिए डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कुछ एपरेटस ऐसे होते हैं जिनके लिए एसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। परंतु शक्तिघर, पावर हाउस से प्राप्त होने वाले वोल्टता या धारा वो हमेशा कैसी होती है, एसी। पावर हाउस से जो वोल्टता या धारा ये हमेशा कैसी आती है, एसी। लेकिन हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं वो केवल और केवल डीसी से कार्य करते हैं, व कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं वो केवल और केवल एसी से। जबकि जो हमारा पावर हाउस है उससे जो हमें वोल्टता या वोल्टेज या करंट, जो वोल्टेज या करंट प्राप्त होते हैं वो केवल और केवल किस रूप में प्राप्त होते हैं, किस फॉर्म में प्राप्त होते हैं, एसी फॉर्म में। लेकिन हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं उनको डीसी चाहिए। तो इसलिए इस डीसी के, क्योंकि कुछ ऑपरेटर्स किस लिए होते हैं, डीसी के लिए, तो हमें डीसी की आवश्यकता के लिए एसी को किस में चेंज करना पड़ा, डीसी में। यही कहलाता है हमारा दिष्टकरण। अतः दिष्ट संकेतों पर कार्य करने वाले ऑपरेटर्स या कहें उपकरणों के लिए सर्वसुलभ डीसी वोल्टता, सर्वसुलभ डीसी वोल्टेज उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होती है जो कि एसी को डीसी में चेंज कर दें, या कहें हम जो कि प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्टकारी संकेत में या दिष्ट संकेत में बदल दें। ऐसे उपकरण को ही दिष्टकारी कहते हैं। तो क्लियर बेटा। सबसे पहले तो क्या बताया, दिष्टकरण। दिष्टकरण क्या होता है बेटा, एसी को डीसी में चेंज करो। यदि हम एसी को किस में चेंज करते हैं, डीसी को, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, दिष्टकरण। ओके।
सेकंड, दिष्टकरण या दिष्टकारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हमारे पास एपरेटस होते हैं, कुछ एपरेटस ऐसे होते हैं वो केवल और केवल एसी से कार्य करते हैं, जबकि कुछ एपरेटस ऐसे होते हैं वो केवल और केवल किससे कार्य करते हैं? डीसी से। लेकिन जो हमारा पावर हाउस होता है वो केवल और केवल एसी वोल्टेज या एसी करंट ही प्रोवाइड कराता है हमको। पावर हाउस केवल और केवल या तो एसी वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा या एसी करंट प्रोवाइड कराएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स ऐसे, उनके लिए क्या चाहिए? डीसी वोल्टेज या डीसी करंट। इसलिए इन डीसी ऑपरेटर्स या ऐसे ऑपरेटर्स जो दिष्टकारी संकेत से कार्य करते हैं, उनके लिए सर्वसुलभ डीसी प्रोवाइड कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? दिष्टकारी। और ऐसे ऑपरेटर्स जो एसी को किस में चेंज करते हैं? डीसी में, वो ऑपरेटर्स दिष्टकारी कहलाते हैं। दिष्टकारी क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जो एसी को डीसी में चेंज करते हैं। दिष्टकरण क्या होता है? एसी को डीसी में चेंज करना, दिष्टकरण। और दिष्टकरण या दिष्टकारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से कुछ ऑपरेटर्स केवल और केवल एसी से कार्य करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स केवल और केवल डीसी से कार्य करते हैं। लेकिन पावर हाउस से जो हमें वोल्टेज या करंट प्रोवाइड होता है वो केवल और केवल किस रूप में या किस फॉर्म में प्राप्त होता है? एसी में। इसलिए डीसी वोल्टेज वाले ऑपरेटर्सों के लिए डीसी वोल्टेज या डीसी करंट प्रोवाइड करने के लिए हमें दिष्टकरण या दिष्टकारी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं दिष्टकारी के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं दिष्टकारी? दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, दिष्टकारी या रेक्टिफायर। जो इसके अंतर्गत इसका पहला टाइप आता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, व सेकंड टाइप है इसका पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। तो दिष्टकारी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, या कहें हम हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले हम अर्ध तरंग दिष्टकारी का डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या है? बनावट। अर्ध तरंग दिष्टकारी की बनावट। तो इस बनावट के बारे में पढ़ते हैं। उपर्युक्त चित्र में अर्ध तरंगकारी दिष्टकारी को दर्शाया गया है। तो देखो बेटा, बनावट में क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में एसी मेंस या प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को,
और द्वितीय कुंडली के ए सिरे से एक डायोड, कौन सा डायोड, पीएन डायोड, वह डायोड पीएन डायोड का जो एन सिरा है वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का एक सिरा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से या एसी मेन से, व ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का ए बिंदु डायोड के पी सिरे से, व डायोड का एन सिरा लोड प्रतिरोध आरएल से और लोड प्रतिरोध आरएल का अगला सिरा कुंडली के द्वितीय सिरे से, व इसको क्या कर देते हैं हम, भू संपर्कित। तो ये तो है इसकी बनावट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब ये कार्य करता है, कार्य कैसे करता है कि माना निवेशी वोल्टता के प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा पॉजिटिव व बी सिरा नेगेटिव। इस कंडीशन के अंतर्गत जो डायोड है, अब देखो ये डायोड का पी सिरा किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, व एन सिरा किससे कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से। हमने माना सर्वप्रथम कि ए सिरा पॉजिटिव व बी सिरा नेगेटिव है। उस कंडीशन के अंतर्गत डायोड देखो पी किससे जुड़ा, पॉजिटिव से, ये किससे जुड़ा, नेगेटिव से। और आप जानते हो P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव किस कंडीशन के अंतर्गत, अग्रवाइस के अंतर्गत, जबकि N पॉजिटिव P नेगेटिव ये कहाँ होता है, पश्चवाइस। तो इस कंडीशन के अंतर्गत ये डायोड क्या हो जाएगा, अग्रवाइस में, जिसके कारण परिपथ में धारा बहेगी एवं प्रतिरोध। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध RL पर क्या होगा, विभवपातन होगा, क्योंकि B बराबर क्या, IR R है, R ऑलरेडी है और I का मान आ रहा है या I इसके अंतर्गत प्रवाहित हो रही है तो B भी तो उत्पन्न होगा। जब फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत हम मानते हैं कि कुंडली का ए सिरा पॉजिटिव व बी सिरा नेगेटिव, उस कंडीशन के अंतर्गत जो डायोड है वो कैसा कार्य करेगा, अग्रवाइस में। इस कारण परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी व लोड प्रतिरोध आरएल पर क्या होगा, विभवपतन होगा। अर्थात निवेशी वोल्टता का यह अर्धचक्र निर्गत वोल्टता पर प्राप्त हो जाएगा। ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ए सिरा नेगेटिव बी सिरा पॉजिटिव। अब देखो बेटा क्या बना, P4 नेगेटिव N4 पॉजिटिव। अब ये डायोड किसका काम करेगा, पश्चवाइस का। और सभी जानते हैं अग्रवाइस की तुलना में पश्चवाइस में धारा नगण्य बहती है। अर्थात परिपथ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, या कहें हम अल्पसंख्यक आवेश भाव के कारण विभवपतन नहीं होगा। अर्थात नगण्य धारा प्रवाहित या नगण्य धारा प्रवाहित होती है। फर्स्ट कंडीशन थी हमारी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। उस कंडीशन में P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव, तो डायोड हो जाएगा अग्रवाइस, और अग्रवाइस में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित कारण लोड प्रतिरोध पर क्या होगा, विभवपतन। अर्थात निवेशी वोल्टता का ये जो प्रथम अर्ध चक्र कहाँ प्राप्त हो जाएगा, निर्गत पर। लेकिन सेकंड कंडीशन के अंतर्गत माना हमने ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, उसके अंतर्गत P नेगेटिव N पॉजिटिव, डायोड क्या हो जाएगा, पश्चवाइस, और पश्चवाइस में धारा क्या होती है, नगण्य। अर्थात RL पर कोई विभवपतन नहीं होगा, या कि हम निवेशी वोल्टता का ये अर्धचक्र निर्गत पर प्राप्त नहीं होगा। तो जो हमने जो दो कंडीशन लेते हैं, प्रथम कंडीशन के अंतर्गत ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, द्वितीय कंडीशन के अंतर्गत ए नेगेटिव व बी पॉजिटिव, तो हमें जो निवेशी मिला, देखो ये कंडीशन है हमारी फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। उस कंडीशन के अंतर्गत परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, और लोड प्रतिरोध पर क्या होगा, विभवपतन होगा। तो निवेशी कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें, निर्गत पर। सेकंड कंडीशन थी हमारी ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, डायोड किस कार्य करेगा, पश्चवाइस के अंतर्गत लोड प्रतिरोध पर विभवपतन नहीं होगा। तो 0 से लेके T/2 और T/2 से लेके T तक। तो इस कंडीशन के अंतर्गत ये जो हमारा वक्र है, ई निवेशी और ई आउट, या कहें हम निर्गत और निवेशी के जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं। और उस कंडीशन के अंतर्गत जो I का मान क्या होगा, I बराबर I0 sin ओमेगा टी। कब, जब स्मॉल t का मान कहाँ हो, 0 से t तक, 0 से t तक, व
टी का मान कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से t/2 के मध्य में हो। और i का मान 0 कब होगा, जब t का मान t/2 से कहाँ तक हो, t के मध्य में। एवं E बराबर क्या मिलेगा, बोल्टता मिलेगी आपको, E बराबर E0 sin ओमेगा टी, एवं I0 बराबर होता है E0 बटे RF प्लस RL। RL होगा यहाँ पर लोड प्रतिरोध व RF होगा अग्र प्रतिरोध। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत जो निवेशीय निर्गत बोल्टता के जो वक्र प्राप्त होते हैं वो इस प्रकार प्राप्त होते हैं। एवं उस कंडीशन के अंतर्गत धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी कब, जब स्मॉल टी का मान कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से t/2, एवं I बराबर 0 जब स्मॉल टी कहाँ हो, t/2 से t के मध्य। E बराबर E0 sin ओमेगा टी एवं I0 बराबर होता है E0 बटे RF प्लस RL। सभी जानते हैं B बराबर क्या होता है बेटा, IR V किसके इक्वल होता है, IR। यदि मैं यहाँ से I का मान निकालूं तो क्या मिलेगा, V बटे R। तो I बराबर क्या लिखाया आपने आपको, क्योंकि उस कंडीशन का तो V क्या होगा, E0 जबकि R उसमें अग्र प्रतिरोध भी होगा RF प्लस RL। अग्र प्रतिरोध क्या कहें, अग्र वाइस के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही है उसके कारण जो प्रतिरोध होगा उसका RF, तो RL क्या था, लोड प्रतिरोध। तो I0 किसके बराबर मिलेगा, E0 बटे RF प्लस RL। अब इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक आता है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत, दिष्ट धारा या औसत धारा, DC करंट। जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, DC करंट या दिष्ट धारा। देखो बेटा IDC बराबर फॉर्मूला होता है 1/T, 0 12th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 0 से T I dt। तो IDC की वैल्यू निकाले हम 1/T 0 से t/2। 0 से t/2 के अंतर्गत I का मान क्या है, I0 sin ओमेगा टी प्लस t/2 से t तक I का मान क्या है, 0 इंटू dt, या इसको ऐसे लिख लो, dt प्लस t/2 से t के मध्य I का मान क्या है, 0 dt। तो IDC बराबर 1/T I0 कांस्टेंट, साइन थीटा का अवकलन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन हम जब देखो अवकलन करते हैं, जैसे हमने अवकलन किया साइन 2x, तो साइन 2x का अवकलन हो जाएगा कॉस 2x इंटू 2। लेकिन समाकलन में क्या आता है, ये जो इंटू में होता है वो कहाँ आता है, बटे में आता है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी बटे क्या जाएगा, ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t/2 प्लस 0। IDC इक्वल 1/T I0 बटे ओमेगा माइनस कॉस, चूंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π बटे टी, तो कॉस 2π बटे टी, और टी के स्थान पर क्या आ गया आपका t/2, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस 2π बटे टी इंटू 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है, इससे सब गुणा करेंगे तो 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। t से t गया, 2 से 2 गया, तो देखो बेटा cos फाई माइनस 1, cos 0 1, तो ये तो बना हमारा cos 0, और ये क्या बन गया हमारा cos फाई। तो I DC बराबर 1/T
ओमेगा आई नॉट को भी ले लेते हैं, चलो, माइनस वन प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन क्या हो गया 2, तो आई डी सी बराबर 2 आई नॉट बटे टी, ओमेगा के स्थान पर 2 बटे टी, टी से टी गया तो आई डी सी बराबर 2 आई नॉट और 2 से 2 गया तो आई नॉट बटे पाई, चूंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई बटे टी के। तो जो आई डी सी की जो वैल्यू है वो आई डी सी की वैल्यू निकल के आती है आई डी सी इक्वल आई नॉट बटे पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत आई डी सी किसके इक्वल होता है आई नॉट बटे पाई, यहाँ लिख देते चलो, आई डी सी इक्वल आई नॉट बटे पाई। अब आई डी सी क्या कहें हम, डीसी करंट निकाला किसके अंतर्गत, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत। ऐसे क्या निकालते हैं हम, डीसी वोल्टेज। जब डीसी करंट निकाल लिया तो बेटा क्या निकाल सकते हैं हम, डीसी वोल्टेज। तो देखो बेटा डीसी वोल्टेज के लिए क्या करेंगे हम, VDC या डिस्ट वोल्ट का, चूंकि V इक्वल IR तो VDC इक्वल IDC और R क्या है, लोड रेजिस्टेंस। तो यहां से VDC, चूंकि IDC किसके इक्वल आई नॉट बटे पाई, तो आई नॉट बटे पाई इंटू RL। और मैंने आपको बताया बेटा आई नॉट किसके इक्वल ई नॉट बटे RF प्लस RL। तो ये मान यहाँ पुट करेंगे तो VDC बराबर आए मिलेगा ई नॉट इंटू RL बटे RF प्लस RL पाई। यदि मैं RL को कॉमन लेता हूँ तो VDC बराबर ई नॉट बटे 1 प्लस RF बटे RL इंटू पाई। देखो RL यहाँ ऊपर है, RL का नीचे से कॉमन लूंगा तो RL में RL का भाग दिया तो 1, RF बटे RL 1 पहले लिख दिया, तो VDC बराबर ई नॉट बटे 1 प्लस RF बटे RL इंटू पाई, क्योंकि ऊपर वाला RL नीचे यहाँ से जो RL मैंने कॉमन निकाला उस RL से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो प्राप्त होती है हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत IDC एवं VDC की वैल्यू। सेकंड जो पॉइंट है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत वर्ग माध्य मूल धारा, या बोले हम IRMS। वर्ग माध्य मूल धारा IRMS धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या बोलते हैं हम, वर्ग माध्य मूल धारा। धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है IRMS इक्वल इक्वल 1/T 0 से T I स्क्वायर dt, और इसका भी क्या लेना है हमको, वर्गमूल। तो ये हमको सॉल्व करना है कि IRMS किसके इक्वल आएगा 1/T √0 से T I स्क्वायर dt। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, सबसे पहले लिमिट को तोड़ेंगे दो भागों में,
बस अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी लिमिट 0 से t/2 और t/2 से t तक। IRMS इक्वल 1/t 0 से t/2 I² dt प्लस t/2 से t I² dt और पूरे की होल पावर 1/2। और हमें मालूम है I बराबर I0 sin ओमेगा t। I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये मान कब होता है? जब स्मॉल t का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से t/2 और I बराबर 0 जब स्मॉल t बराबर t/2 से t। अर्थात यहाँ I की वैल्यू क्या होगी? 0 और यहाँ I की वैल्यू क्या मिलेगी? I0 sin ओमेगा t। तो देखो बेटा IRMS इक्वल 1/t 0 से t/2 I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt और होल पावर 1/2। अब आप सभी ने कभी साइन स्क्वायर के समाकलन का जो फॉर्मूला तो कभी पढ़ा नहीं, किसका पढ़ा है? साइन का। तो इस स्क्वायर को हम चेंज करते हैं और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 के। तो देखो IRMS 1/I0 स्क्वायर, देखो I0 स्क्वायर बाहर निकाल लिया 2 और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2। तो ये 2 भी बाहर निकाल लिया तो क्या निकला बाहर? I0 स्क्वायर बटे 2t। I0 स्क्वायर बटे 2t। अंदर क्या रहेगा? 0 से t/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t dt की होल पावर 1/2 या IRMS I0 स्क्वायर बटे 2t। 1 का किसके सापेक्ष करें? t के सापेक्ष क्या आएगा? स्मॉल t माइनस कॉस थीटा का जो समाकलन होता है, कॉस थीटा का समाकलन किसके इक्वल होता है? साइन थीटा, लेकिन इनटू में क्या है? 2 ओमेगा, तो आएगा माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 से t/2 होल पावर 1/2। अब ये लिमिट सॉल्व करते हैं हम। तो IRMS I0 स्क्वायर बटे 2t। देखो t, अब t की लिमिट t/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? कैपिटल t/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0। 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्या लिख दिया आपने? t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2π/t, t के स्थान पर t/2 बटे 2 ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0। t से t, 2 से 2 साइन 2π। साइन 2π किसके बराबर होता है? 0 के। और साइन 0 किसके बराबर होता है? 0 के। तो ये सब क्या बन जाएगा? ये क्या हो गया? 0। ये भी क्या हो गया? 0। तो जो वैल्यू है, जो IRMS की जो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? IRMS ये तो सब चला गया। अब इस 2 और 2 क्या हो गया? IRMS मिलेगी आपको I0 स्क्वायर t से t कैंसिल, I0 स्क्वायर बटे 4 और इसका क्या लेना है हमको? अंडर रूट। I0 स्क्वायर बटे 4 का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल और 4 का अंडर रूट 2। या बात करें, इसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ
कि IRMS किसके इक्वल आएगा आपको I0/2 के बराबर। तो IRMS की जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी I0/2 के बराबर। IRMS आएगा बेटा I0/2, और चूंकि IRMS किसके इक्वल मिलेगा I0/2 के, और I0 किसके इक्वल है, I0 इक्वल था आपका E0/RF प्लस RL, इसलिए IRMS बराबर मिलेगा आपको E0/2 RF प्लस RL। इसी प्रकार हम निकाले VRMS या वर्ग माध्य मूल वोल्टता। चूंकि V किसके बराबर IR, तो VRMS IRMS और R क्या है RL। IRMS का मान क्या है E0/2 RF प्लस RL इंटू RL। ये RL कॉमन लूंगा तो RL यहाँ से RL कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा RL, या मिलेगा आपको E0/2 1 प्लस RF/RL। ये जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी VRMS। तो यहाँ तक हमने रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर में पहला टॉपिक पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके, नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे।